गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 6.7 पढ़े थे और उसमें टोटल हम लोग का 4 वीडियो बना था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.1। अब इसमें ध्यान देना कि इस चैप्टर में क्या है कि बीज व्यंजक का गुणनखंड, ये तुम्हारे सिलेबस में सबसे अच्छा चैप्टर होगा, क्योंकि जैसे तुम्हारा क्लास परिवर्तन होगा, मतलब 9th में तुम जैसे जाओगे तो तुम्हारा सवाल इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा बनता है। तो तुम्हारे 8 क्लास में 2 चीज़ है इसमें, एक आएगा यहाँ पे सार्व गुणनखंड, और एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या, पदों का गुणनखंड। पदों का गुणनखंड, बस यही 2 चीज़ में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है। मतलब इस चैप्टर को पूरा हम लोग इसी 2 चीज़ में पढ़ेंगे। अब देखो ये सार्व गुणनखंड हम लोग सीधा सीधी बात में समझ सकते हैं क्या कि ये HCF है। क्या ये HCF, जैसे संख्या का हम लोग HCF निकालते थे कि जितना भी संख्या था उसमें एक जैसा संख्या, तो वो क्या कहलाता था, HCF। तो इस चैप्टर में वही बात है कि जितना भी इसमें सवाल आएगा, जितना भी पद होगा, वो सारा पद में एक जैसा जो चीज़ होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सार्व गुणनखंड। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो इस चीज़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा हम लोग को, जैसे 1-2 सवाल देखेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन देखो सबसे मेन चीज़ होगा ये चीज़ कि इसमें जो हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोग देखो सिर्फ संख्या का गुणनखंड जानते हैं। जैसे देखो 144 का गुणनखंड बोलेगा तो हम लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें चर जब आ जाता है साथ में, जैसे x, y, z जैसे जुड़ जाता है इसमें, तो गुणनखंड में दिक्कत होता है। तो वो गुणनखंड बनाने का कुछ रूल है हम लोग के पास, वो सारा चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, तब ये बाद में है, ठीक है। तो चलो 7.1 में देखते हैं हम लोग पहला सवाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसमें पहला सवाल कि 7x और 21x² का सार्व गुणनखंड, मतलब सवाल सार्व गुणनखंड से ही स्टार्ट हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, मतलब इसका 4 ऑप्शन दे दिया। ये 7x तथा 21x² का सार्व गुणनखंड पूछा है। सार्व गुणनखंड जब भी आए तो वहाँ पे सोचना क्या कि ये HCF बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे हम लोग पढ़े थे कि जो संख्या दिया सबसे पहले इसका गुणनखंड, मतलब ये चर और अचर का समूह है, इसका गुणनखंड हो गया। और 21x² का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 7 × x × x। अब इस दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, अब सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड किसका 7x, 21x²। देखो HCF से वैसे निकालते थे। अब देखो सार्व गुणनखंड जिसमें एक जैसा चीज़ हो, देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, दोनों में 7 है ना, तो 7 आ गया। इसके अलावा देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये x भी आ गया। इसके अलावा कोई चीज़ है दोनों में, नहीं है ना, तो 7 और x सिर्फ दोनों में है। तो HCF भी हम लोग ऐसे निकालते थे कि जो सभी में हो, तो सभी में सिर्फ क्या आया, 7 और x आया, तो ये कहलाया क्या, सार्व गुणनखंड। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव सवाल था, तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा, ठीक है ना। A में ही दिया हुआ 7x, B में दे दिया 7x², C में 21x² और D में 7 दे दिया। तो देखो 1 नंबर और 2 और 3 सेम यही सवाल है। 4 नंबर में यही चीज़ बोला गया है। 4 नंबर में भी टोटल 4 सवाल है, चारों में हम लोग को निकालने के लिए बोला क्या कि इसका सार्व गुणनखंड निकालें। तो पहले इस चीज़ को उतारो, तब हम लोग 4 नंबर सवाल को देंगे। अब चलो 4 का C नंबर सवाल देखो, बहुत बड़ा सवाल है लेकिन बहुत आसान है। देखो गणित में एक बात याद रखना, सवाल जितना बड़ा देता है ना वो उतना ही इजी होता है वो सवाल, मतलब पूरा सरल हो जाता है। तो देखो 4 का C नंबर, इसमें भी वही चीज़ लिखा है क्या कि यहाँ पे जितना पद दिया इसका सार्व गुणनखंड। तो देखो क्या क्या दे दिया, ये 36a² b² c⁴ 4, ठीक है। और आगे दे दिया 54 a⁵ c⁴ 2, उसके बाद 90 a⁴ 4 b⁵ 2 c⁴ 2। अब इसका सार्व गुणनखंड निकालना, तो सबसे पहले गुणनखंड देखो, अगर ये संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 नहीं ना आएगा,
36 का गुणनखंड अलग से कर लो, नहीं हो रहा तो ये 18, फिर 2 9, 3 3 ना, तो 3 गुना 3, ठीक। अब देखो ये सारा चीज़ को तुम एक साथ लिख दो या फिर इसका भी गुणनखंड करके लिखो, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट पकड़ सकते हैं सवाल में, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 27, 27 दूना 54, ए पे घात 5 और सी पे घात 2 और 90 का गुणनखंड 2 गुना 3, देखो 90 का गुणनखंड में 30 45 ना, ये तो तब नहीं आएगा। फिर 3 कितना 15, फिर 3 5, तो 2 3 6, 36 18, 18 पंचे 90, ए पे घात 4, बी पे 2 और सी पे 2, हो गया गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड देखो, जैसे पहले सवाल में लिखे थे 1 नंबर में, तुम लोग भी सेम वैसे ही लिखना। ऐसे भी रिक्त स्थान है, खाली यहाँ को भरना था सवाल में। तो देखो 2 2 2 आ गया 2 यहाँ पे, इसके अलावा 2 किसी में नहीं है, तो पूरा 2 का कहानी खत्म। अब आ जाओ 3 में, 3 3 3 आ गया इस पे 3, फिर देखो 3 3 3 आ गया 3, अब 3 है तीनों में नहीं है ना, इसमें 2 ही बार था तो 2 बार आ गया सब में, ठीक। इसके अलावा भी 3 बच गया, लेकिन उसको अब नहीं लिखेंगे। अब 5 भी नहीं आएगा इसमें, सिर्फ याद रखना जो सभी में हो, ठीक है। तो 2 1 बार सभी में था, 3 2 बार सभी में था, 3 तो है बहुत बार लेकिन 2 बार सभी में था। अब आ जाओ ए 2 बार है इसमें कितना बार, इसमें तो मतलब 2 बार सभी में है, तो ए आ गया 2 बार सभी में, ठीक है। उसके बाद आ जाए बी, इसमें 2 बार इसमें नहीं है, तो मतलब बी का कहानी खत्म। सी देखो इसमें 4 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो मतलब कम से कम 2 बार सभी में है ना, तो सी स्क्वायर, बस हो गया आंसर यही। तो 3 दूना 6, 36 18, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज़ समझ में आ गया ना। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, जो सभी में हो, जो सभी में होगा वही इसका सार्व गुणनखंड होगा। चलो उतारो इसको जल्दी से। तो देखो सवाल जो हम लोग देखे 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक, ये सारा सवाल सार्व गुणनखंड पे था। मतलब 1 1 2 2 3 3 पद अलग अलग दे दिया, उसमें से हम लोग को सार्व गुणनखंड लिखना था। लेकिन देखो 7 नंबर से जो सवाल दिया है, ये सवाल अलग चीज़ है, मतलब इसमें भी गुणनखंड ही बताया गया है, लेकिन हम लोग सार्व गुणनखंड से इसको नहीं बना सकते, मतलब अलग अलग पद का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार का सवाल देगा 7 नंबर में जो दिया हुआ है कि तो कोई प्लस में पद है या तो फिर कोई माइनस में पद है, दोनों चीज़ में है, तो उसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 बात लिखा हुआ है, अगर ये 3 बात में से कोई भी बात उस सवाल को अगर फॉलो कर जाए, मतलब उस सवाल में लागू हो जाए, तो उसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी बात लागू नहीं होगा तो उसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि सभी पदों में समान या समान चर हो, मतलब जितना भी पद देगा वो सारा पद में एक जैसा संख्या होना चाहिए या फिर एक जैसा चर होना चाहिए, तब उसका गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अगर ये पॉइंट तुमको ना मिले, अगला पॉइंट दो, पदों की संख्या सम हो, मतलब उसमें जितना भी पद होगा वो सम संख्या में आए, मतलब 2 4 6 8 ये सम संख्या हो गया ना। अगर 3 पद रहेगा तो भी उसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर ये पॉइंट तुमको ना मिले तो अंतिम पॉइंट क्या आएगा कि सभी पद सूत्र पर आधारित हो, मतलब जो सवाल लिखेगा बीज व्यंजक में हम लोग जितना भी सूत्र पढ़े उसमें वो आधारित होगा। तो इसमें से जो ये 3 बात में से जो बात तुमको नज़र आ जाए उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका गुणनखंड कर सकते हैं। और इस 3 में से कोई बात नज़र ना आए तो तुमसे गुणनखंड वो नहीं होगा। इतना बात याद रहेगा। चलो एक सवाल को लिखते हैं और उसमें से देखते हैं कि ये 3 बात में से कौन बात उसमें लागू होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत को नहीं पता होता है ये चीज़, ठीक है ना। इसीलिए बच्चा जब गुणनखंड बनाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है गुणनखंड कैसे करें। तो तुम्हारे माइंड में ये 3 बात होना चाहिए, ये 3 बात में से जो बात उस सवाल में लागू होगा उसका गुणनखंड तुम आसानी से कर सकते हो। चलो इसको मिटाते हैं और सवाल को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले
तो देखो 7 का पहला सवाल दे दिया इसमें कि 9x² प्लस 54x प्लस 81। चलो पहला चीज़ क्या पढ़े कि सभी में एक जैसा संख्या हो, सभी में कैसा संख्या हो, एक जैसा संख्या। तो देखो सभी में एक जैसा संख्या है 9, 3, इसमें देखो 3 3 9 होगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो पहला रूल को ये फॉलो कर रहा है। दूसरा देखो सभी में एक जैसा चर, यहाँ तक तो है लेकिन इसमें x नहीं है। दूसरा कि सम पद हो, इसमें कितना पद है 1 2 3, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। सूत्र पे आधारित हो, तो क्या ये सूत्र पे है? तो चलो इसको देखते हैं, ये सूत्र पे ही सवाल है। तो दोनों चीज़ से बना सकते हैं हम लोग, पहला पॉइंट से बना सकते हैं इसको, लास्ट वाला पॉइंट से बना सकते हैं। लेकिन बीच वाला जो पॉइंट था कि सभी में एक जैसा चर हो लेकिन सभी में एक जैसा चर नहीं है, तो देखो ये सूत्र पे कैसे है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 3x का होल स्क्वायर, 3 3 x² हो जाएगा। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, ये 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 9 में 81। तो देखो a² प्लस b², तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस का 2ab, तो मतलब ये वाला चीज़ क्या होना चाहिए प्लस का 2ab, तो 2a, a के यहाँ पे 3x और b के यहाँ पे 9। अब गुना करके देखो ये पूरा है क्या, 9 3 27, 27 दूना 54। तो उस 3 बात में से एक बात को फॉलो कर गया, ये किस पे आधारित हो गया, सूत्र पे। तो बस उस 3 बात को याद रखना, उसमें से एक चीज़ लागू होगा 100%, चाहे सवाल जितना बड़ा दे दो, ठीक है। अब देखो इसमें तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में आ गया तो इसका गुणनखंड हो गया। अब देखो ये कितना बार है 2 बार, तो 2 बार लिख दिए गुना के रूप में। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, जो भी पद दिया आप उसको गुना के रूप में ला दीजिए, तो गुना के रूप में आ गया ना। तो 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, क्यों लिखे इसको 2 बार, क्योंकि इस पे घात 2 है। तो बस ये हो गया आंसर, हम समझ में आ गया। पहले उतारो इसको जल्दी से। तो देखो 7 में जो सवाल बोला है ना, तो इसमें सिर्फ गुणनखंड नहीं बोला था, सवाल में लिखा था सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड में क्या पढ़े थे, जिसमें एक जैसा हो। हाँ लेकिन ये अगर गुणनखंड में देता सवाल तब तो इसको ऐसे ही बनाते, जैसे 8 नंबर में लिखा है, 8 नंबर से सवाल है, लेकिन 7 नंबर में सिर्फ क्या बताया ये कि सार गुणनखंड लिखना है। तो मतलब ये गुणनखंड हो गया हम लोग का, ये सार गुणनखंड नहीं हुआ। तो देखो ये जो वर्ड लिख दिया ना आगे, ये सार गुणनखंड, इसका मतलब क्या होता है कि जो सभी में हो। हाँ अगर इस वर्ड को नहीं लिखता तब तो हम लोग का जो सवाल था वो सही है, ठीक है। तो सार गुणनखंड मतलब सभी में एक जैसा, तो सभी में क्या है 9 है ना, सभी में बात तो वही है कि सभी में एक जैसा संख्या हो, सभी में एक जैसा चर हो। तो इसमें 9 है तो बस 9 को कॉमन ले लो, ये आंसर है। तो 9 चौके 54x, 9 9 81। तो सार गुणनखंड क्या हो गया, सार गुणनखंड इसमें आ गया 9, ठीक है। तो 7 नंबर में ऐसे बोला था, लेकिन देखो 8 नंबर में सवाल, अब 8 नंबर से सवाल देखो, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। अब यहाँ से सवाल में क्या जो कर दिया हो, सार को हटा दिया, सिर्फ क्या रख दिया हो गुणनखंड। अब यहाँ से सवाल वो जो 3 पॉइंट लिखा है उससे बनेगा। तो देखो पहला सवाल ध्यान से देखना, 5x माइनस 10, ये पहला सवाल है। सवाल में बोला कि गुणनखंड करे, सार गुणनखंड नहीं, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या कि सभी में एक जैसा संख्या हो या फिर सभी में एक जैसा चर हो। तो क्या सभी में एक जैसा संख्या है, क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है ना। तो बस हो गया, पहले पॉइंट से क्लियर हो गया। तो 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे 5 दूना 10, हो गया आंसर। उस 3 पॉइंट से पहला पॉइंट से ये सवाल बन गया, समझ में आ गया। पहले इसको उतारो, तो फिर 8 नंबर में कोई बड़ा सवाल देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा सवाल है। जल्दी से उतारो इसे। तो देखो 8 का भी नंबर सवाल, तो सवाल बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन बहुत आसान सवाल, ये भी नंबर है, ये 5 ने पढ़ना है। इसमें क्या लिख दिया सवाल में, x फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, ये y ब्रैकेट में a प्लस बी, ये z ब्रैकेट में a प्लस बी। चलो वो 3 पॉइंट लिखा है, उसमें से एक पॉइंट लागू होगा, फिक्स है ये। पहला पॉइंट सभी में एक जैसा संख्या हो, संख्या सवाल में है ही नहीं। उसी में एक चीज़ और था क्या कि सभी में एक जैसा चर हो, सभी में एक जैसा चर है। देखो x के साथ गुना में a प्लस बी, y के साथ गुना में a प्लस बी, z के साथ गुना में a प्लस बी, तो मतलब सभी में एक जैसा चर है। तो बस हो गया गुणनखंड, a प्लस बी कॉमन आ गया, ये पूरा के जगह पे क्या बच गया x, ये पूरा जगह पे
ये पूरा जगह पे z, बस हो गया आंसर। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। जो पॉइंट लिखा है बस उसको याद रखो और कुछ नहीं। चलो इसमें से और एक सवाल को देख लेते हम लोग। जैसे देखो इसका 8 नंबर सवाल, 4y पे घात 5 6x² y पे घात 3 -2y पे घात 2। फिर से वही बात, पहला पॉइंट क्या कि सभी में एक जैसा संख्या हो। संख्या है देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। 2 दूना 4, 2 तेज 6, 2 एका 2। तो चलो 2 सभी में, ये निकल गया। अब देखो चर, क्या चर भी सभी में है क्या? y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो कम से कम 2 बार तो सभी में है, तो ये 2 बार भी निकल गया। सभी में ये चीज़ था, ये निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 2, और y कितना बार बच गया? 3, प्लस यहाँ पे 3, x तो कुछ नहीं किया, x तो ऐसे रह गया। y कितना बार बचा? 1 बार। -2 तो निकल गया, y भी निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा? 1। तो बस हो गया आंसर। इजी है ना सवाल? तो बस 3 बार जो लिखा है बस उसी को याद रखो, सारा कंप्लीट। तो 8 नंबर में देखो टोटल 24 सवाल है। 24 सवाल इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से उतारो, तब हम लोग 9 नंबर को देखेंगे, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा इसका। देखो 9 में भी वही सवाल है, गुणनखंड करना होगा इसका भी। देखो 9 का ये 14 नंबर सवाल है। इसमें लिख क्या रहा, ध्यान से देखना। ये 10x² माइनस 18x पे घात 3 प्लस 14x पे घात 4। अब जो 3 पॉइंट लिखा है उसमें से एक पॉइंट ये फॉलो करेगा 100%, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले देखो संख्या एक जैसा है, 5 इसमें देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो 2 तो निकल गया। x इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, तो कितना बार x निकल जाएगा? 2 बार ये निकल चुका। 2 5 10 माइनस 2 9 18 1x प्लस 2 7 14 x 2 बार, बस हो गया आंसर। बहुत इजी सवाल है ना। तो देखो 7.1 में टोटल 1 से लेकर 9 नंबर तक सवाल है, और सवाल 2 प्रकार का ही पूछा है। एक पूछा सार गुणनखंड और एक पूछा गुणनखंड, तो दोनों चीज़ बता दिए। ये चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब 7.2 में हम लोग देखेंगे, लेकिन यही चीज़ रहेगा 7.2 में भी, लेकिन वो जो 3 पॉइंट लिखा है अब उसमें पॉइंट अलग सब लगेगा। मतलब वो पहला पॉइंट से ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, हो सकता है उसमें दूसरा पॉइंट आ जाए या फिर तीसरा पॉइंट आ जाए। बात समझ में आ गया ना। तो पूरा चैप्टर इसी पे समाप्त होगा। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।